नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और इससे पहले की वीडियो में हमने आपको केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th में समझाया है। रासायनिक अभिक्रियाएं, जितनी भी इम्पोर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाएं वो सभी हमने समझाई। ठीक है, 8-10 अभिक्रियाएं थी जो कि हर साल परीक्षा में पूछी जाती हैं, वो सब मैंने समझा रखी है। उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे का देखेंगे। आज जो मैं करा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड में मतलब 99% इसके आने के चांसेस रहते हैं। भाई हाफ अर्ली में आएगा, हाफ अर्ली में नहीं आएगा तो प्री बोर्ड में आएगा, प्री बोर्ड में नहीं आएगा तो बोर्ड में आएगा। यानी किसी न किसी एग्जाम के टर्म्स में कहीं ना कहीं ज़रूर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि बताइए संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, इसकी हानियाँ बताइए और इससे बचने के उपाय बताइए। ठीक है, यानी सावधानियाँ भी आपको बतानी है। ये टॉपिक आता है संक्षारण। ठीक है, वैसे तो ये इजी टॉपिक है बहुत, लेकिन आपको बिल्कुल शिद्दत के साथ इसको समझना है ताकि आप इसे रटे ना, समझें। ठीक है, रटे ना, इसको इतना आराम समझें कि आप ज़िंदगी भर इसको भूलें ही ना। सही, ठीक। तो आओ स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो संक्षारण। संक्षारण मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोरोजन। संक्षारण मतलब होता है बेकार होना। ठीक है, गलना। मतलब हमारे आसपास भाई बहुत सारी धातुएं होती हैं, लोहे की, चांदी की, तांबे की, पीतल की, बहुत सारी क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। तो जो हमारे चारों ओर या हमारे आसपास जितनी धातुएं हैं उन पर जब अम्ल, ठीक, उनके आसपास कोई ना कोई अम्ल या फिर आर्द्रता के संपर्क में आते हैं। आप कहेंगे सर अम्ल, अम्ल वैसे हमारा अगला टॉपिक है, इसमें केमिस्ट्री में आगे टॉपिक आएगा, चैप्टर आएगा अम्ल एवं क्षार और लवण करके, उसमें हम पूरा अम्ल को समझेंगे। कुछ वीक अम्ल होते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, एसिड। ठीक है, तो अम्ल का मतलब ये ना कि लोहे की वो रखी किवाड़, तो आपने जो है सुबह उठ के उस पर अम्ल डाल दिया कि अब इसका संक्षारण हो जाएगा, ऐसे नहीं। बहुत सी अम्लीय प्रकृति होती है, यानी मान लो कुछ मिट्टी की ऐसी प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, तो उस मिट्टी के संपर्क में आने से, ठीक है, या फिर कोई तत्व या कोई पदार्थ गिर गया वो थोड़ा अम्लीय था। जैसे हमारी रसोई में, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अम्लीय भी होती हैं, क्षारीय भी होती हैं, और हम उसको खाते भी हैं। यानी बहुत से जो अम्ल होते हैं वो यूज़फुल होते हैं। उन्हीं में से अगर मतलब कुछ वीक अम्ल, वीक एसिड्स किसी धातु पर गिर जाएं या फिर वो नमी के संपर्क में आ जाए, नमी मतलब ऑक्सीजन, हवा, आर्द्रता, पानी। ठीक है, जैसे मान लो लोहे की किवाड़ पड़ी है आपकी छत पे, आपका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लोहे की किवाड़ आपके छत पर पड़ी है, ठीक, बारिश हुई, बारिश का मौसम आया, अगस्त सितंबर का, बारिश हुई, बारिश में वो पड़ी रही, एक बारिश, दो बारिश, चार बारिश, 6 बार जब बारिश हुई, उसके बाद मतलब एक लंबे समय के बाद जब उस पर हवा चलेगी, बूंदें पड़ेंगी, नमी आएगी, तो वो कहीं ना कहीं जंग खाने लगेगी। यानी येलो येलो मतलब ब्राउन ब्राउन पार्ट आने लगेगा लोहे पर, एक ऊपरी परत सी जम जाएगी। ठीक है, जो परत जमेगी उसी को संक्षारण कहते हैं। यानी वो क्या हो रही है, वो संक्षारित हो रही है। वो धातु क्या होने लगी, वो धातु संक्षारित होने लगी, यानी गलने लगी, क्षय होने लगा। ठीक है, क्षय होने का मतलब कमज़ोर होने लगी। तो संक्षारित होने की जो प्रक्रिया होती है ना, जिस प्रक्रिया से वो संक्षारित हो रही है, उसका कोरोजन हो रहा है, उसी को हम संक्षारण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, आप कहेंगे लोहे का जंग तो हमने सर जी देख लिया, समझ में आ गया। और हमारी जो मम्मी होती हैं हमारे घरों में, उनकी चांदी के, सोने के जेवर होते हैं, चांदी के पायल वगैरह, तो आप देखेंगे कि जब वो लाती हैं तो उनमें बहुत चमक होती है, लेकिन कुछ समय बाद वो कैसे हो जाते हैं, काले पड़ने लगती हैं। ठीक, काले क्यों पड़ने लगती हैं, क्योंकि उनमें आर्द्रता और नमी आ जाती है, जिसके कारण वो क्या उन्हें धीरे धीरे संक्षारित होने लगती हैं। सही है। तांबे के बर्तन होते हैं, तांबे के बर्तन पहले आते हैं एकदम चमकदार होते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो कैसे होने लगेगा, ब्राउन होने लगेगा, तांबा बहुत ब्राउन होने के बाद काला होने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा बहुत लंबे समय बाद कि वो हल्का हल्का हरा भी होने लगता है तांबा। आप कहेंगे सर हरा होने लगता है, एकदम नहीं होता, बहुत लंबे समय के बाद तांबा क्या होने लगता है, हरा होने लगता है। यानी वो क्या होने लगा, उसका संक्षारण होने लगा। इसी प्रकार लोहे का क्या होने लगा, संक्षारण होने लगा। जब उसके आसपास से ऑक्सीजन आई, हवा आई और पानी की बूंदें आई, यानी आर्द्रता, नमी उसके पास आई, तो उस पर क्या होने लगी, जंग होने लगेगी। तो कैसे जंग लगती है उसका हम केमिकल फॉर्मूला देखेंगे, केमिकल रिएक्शन देखेंगे। तो देखो Fe मतलब आयरन, यानी ये आयरन, लोहे की कील, आपने लोहे की किवाड़
या गेट आपने छत पर डाल दिया, जो कि तुम्हारा नया घर बना था वो पुराने घर में से निकली ऊपर डाल दिया, इसे छत पर डाल लिया, ठीक है, तो छत पर आपने डाल लिया। अब बारिश हुई, बारिश में ऑक्सीजन यानी नम वायु से, जो वायु बारिश होने के बाद यानी हवा चली ठंडी ठंडी नमी वायु, उसमें क्या था, ऑक्सीजन था और पानी के कण, जल के छोटे छोटे कण थे, उसमें जल के कुछ कण थे, ऑक्सीजन था। और जब इस आयरन से ये दोनों मिलेंगे, यानी ऑक्सीजन हवा से मिली, जल के कण आर्द्र भूमि नमी से आए थोड़े थोड़े, नम वायु से ये दोनों चीज़ें प्राप्त हुई, आयरन आपका पड़ा था, जब ये दोनों चीज़ें मिली तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाएंगी। ये तीनों चीज़ें मिल करके क्या बनाएंगी, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी Fe2O3.X.H2O, यानी जल के कण कितने भी हो सकते हैं। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को ही हम जंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग। तो क्वेश्चन ये भी आ जाए कि जंग का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए, फिर भी आपको यही लिखना है, ठीक है, परीक्षा में, क्योंकि कभी कभी पेपर में आता है कि निम्न रासायनिक पदार्थों के रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए, ठीक है, तो आपको लिखने होते हैं। जैसे फिटकरी का आ जाता है पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का आ जाता है H2SO4, उसी प्रकार इसका आ जाए, जंग का लिखो, साबुन का आ जाता है, तो जंग का आ जाए यानी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसको संतुलित कर लिया हमने तो 2Fe2 आया, इसको संतुलित करने के बाद, लेकिन Fe2O3.X.H2O, ये जो आयरन था ये सॉलिड अवस्था में था यानी ठोस था, जो ऑक्सीजन आई वो गैस अवस्था में थी, और ये पानी के कण जो थे हल्के हल्के यानी नमी थी, ये लिक्विड सी अवस्था में थी। जब इनके पास आए ये मिल करके ये एक ठोस बनाया, इन्होंने क्या बनाया, ठोस, जिसको हमने हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड अर्थात जंग बोला। जब ये जंग बन के तैयार हो गए, इसी को क्या कहेंगे, इसी को संक्षारण कहेंगे। यानी जो लोहे की आपकी किवाड़ रखी थी, गेट रखा था, उसका क्या हो गया, उसका संक्षारण हो चुका है। किस प्रकार, इस प्रकार इसका संक्षारण हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया करें तो लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक। यहाँ तक आप देखें, एक बार स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार आता है, ठीक है। फिर आगे समझाएंगे इसके। जितना कराते हैं, देखो कई कई पार्ट्स में हम वीडियो डालते हैं एक एक चैप्टर की, वो इसीलिए डालते हैं ताकि कम हो और उसको आप अच्छे से पढ़ सके, रिवीजन कर सकें, ठीक है। हवा नहीं बनाना है सिलेबस को कि हवा बना दो 2 महीने में, फ़ायदा क्या, कुछ याद नहीं हो तो उतना पढ़ें जितना आपको समझ में आया डेली का, और वो आपको याद भी रहना चाहिए, ठीक। तो इसको पहले देखें फिर आगे कराएंगे। तो अभी हमने समझा संक्षारण होता क्या है, कैसे होता है। अब हम समझेंगे उससे हानि क्या क्या होती है। भाई हानि तो हमें पता चल ही रहा है, पापा ने लाके केवाड़ दे दी, घर गई, हानि हो गई लोहे की, सही है। और ना जाने हमारे देश में कितना रुपए का नुकसान हर साल होता है लोहे पर, क्योंकि बहुत से यंत्र, बहुत सी मशीनें, बहुत कारखाने, कल कारखाने हमारे घर में ही नहीं, हमारे देश में ना जाने कितनी जगह लोहे का प्रयोग होता है, और वो लोहा साल में ना जाने कितनी मात्रा में संचारित हो जाता है। तो वो सब क्या हानि है, यानी लाल भूरे रंग की उन पर परत चढ़ जाती है तो वो मजबूत नहीं रहते। भाई लोहे के पुल बने हुए हैं, कारें बनी हुई हैं, ट्रेन बनी हुई है, या फिर जहाज़ बने हुए नेवी के, जैसे INS विक्रांत और भी INS, ऐसे बहुत सारे शिप हैं, तो वो सब बने हुए लोहे के। या फिर प्राइवेट शिप भी होते हैं जो बंदरगाह पे होते हैं, सामान को लेकर जाते हैं यहाँ से वहाँ तक, वो भी लोहे के बने हुए हैं। अब भाई एक तो उनको पानी में उतारा जा रहा है, पानी में रहेंगे, दूसरा उन्हें हवा भी लगेगी, तो संक्षारण तो होने होना है उसका। अगर संक्षारण होगा तो कितना नुकसान होगा, उसको बदलना भी पड़ता है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो इससे जन धन की दोनों की हानि हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये सब हानियां हैं, ठीक। कार है, लेंटर में लगी सरिया होती हैं, जैसे देखेंगे आप, बहुत पुराना मकान हो और उस पर प्लास्टर नहीं हुआ हो तो उसकी जो सरिया लगी होती है ना छत में, वो हल्की हल्की गड़ जाती हैं बीच में से, क्यों, उनका संक्षारण हो जाता है, ठीक है। तो वो खिड़की हो या फिर चौखटें होती हैं, वो सब चीज़ें गड़ने लगती हैं, संक्षारण होने लगता है। ये तो हानियाँ हुई। अब उपाय क्या होता है, हमारे देश में एक रिपोर्ट के अनुसार बताएं तो लगभग $100 बिलियन के लगभग रुपये जो है संक्षारण को बचाने में प्रयोग में लाया जाता है, बचाने में खर्च हो जाता है, पेंट वगैरह करने में। भाई यही थोड़ी ना, आप अपने घर में ही थोड़ी ना करते हैं, भाई आप तो करते ही हैं,
दिवाली आई, कोई फंक्शन हुआ तो देखो घिसना है, पुरानी है उसे घिसेंगे, फिर उस पर पेंट करेंगे ताकि इस पर क्या ना जंग ना लगे, है ना। लोहे की जितनी चीज़ें होती हैं उन पर क्या ना लगे, जंग ना लगे। अब ये तो हमारे घर की बातें हैं, हमारे देश में भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी मैंने बताया जहाज़ हैं नेवी के, ठीक है, ट्रेन के डिब्बे हैं। अब ट्रेन के डिब्बे में सब काम होता है, मतलब पानी का कितना यूज़ होता है, उसमें टॉयलेट भी होती है, और वो सब भाई लोहे की तो बनी हुई होती है। अब वो सब उसका यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो गलेगी नहीं गलेगी भाई, हवा चलती है तो ट्रेन चलती है, छोटी तो हवा लगती है, ऊपर से उसमें पानी का यूज़ होता है, संचारण होगा। फिर पानी वो नीचे जा रहा है, जिन पटरियों पर जा रहा है, रेलवे ट्रैक पर जा रहा है भाई, वो भी उन पर पानी गिरेगा और हवा लगेगी तो वो भी संचारण होगा, यानी उसको भी समय समय पर बदलना होता है, ठीक। तो इसको क्या कैसे बदल सकते हैं हम, जो लोहा होता है उसको पेंट करके बदल सकते हैं हम, समय समय पर क्या कर सकते हैं, उसे पेंट कर सकते हैं, कोटेड उसका कर सकते हैं, ताकि उसके उस पार पानी की बूंद में नमी या ऑक्सीजन ना जा पाए लोहे तक, इसलिए हम पेंट करते हैं, ठीक है। या फिर टिनीकरण, टिन धातु की पतली सी लेयर भी चढ़ा करके उसको हम बचा सकते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने ऊपर झेले, उस तक ना पहुंच पाए। ये था संचारण। संचारण से हानियाँ अपने आप लिख देंगे, ऐसा कुछ है नहीं, उपाय ये भी आप अपने आप लिख देंगे, सही है। और संचारण की जो परिभाषा थी और जो एग्जाम मतलब इक्वेशन दी थी वो आपको ज़रूर याद करनी है, ठीक। अब आगे देखेंगे, अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। तो अभी हमने समझा संचारण क्या होता है, अब हम समझेंगे कि विकृत गंधिता क्या होती है। देखो, विकृत मतलब होता है खराब, और गंध मतलब होता है स्मेल, ठीक है। जैसे मान लो हमारे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनकी मामा की शादी, बेसन के लड्डू लेके आए, और बेसन के लड्डू लेके उन्होंने हमें ना खवाए, ऐसे रख दिए, ना फ्रिज में रखा ना किसी में रखा। 15 दिन बाद उसे निकाल के देखा और उसका स्वाद खाया, तो क्या वही स्वाद होगा जब बने थे? नहीं, टेस्ट बदल गया, यानी उसका स्वाद, उसकी टेस्ट वो खराब हो गई। विशेषकर तेल से बनी हुई जो खाद्य पदार्थ होती हैं, तेल या फिर बसा, जैसे घी, तेल, चिकनाई, इन सब चीज़ों से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं खाने पीने की, उन सब की या तो ख़राब हो जाती है या उनका स्वाद बिगड़ जाता है, स्मेल गलत आने लगती है। जैसे मान लो अब गर्मी चल रही है, ठीक है, मम्मी ने रात को सब्जी बनाई हो, तुम्हें सुबह दोपहर के खाने में भी वही दे दें, तो तुम क्या कहते हैं, मम्मी ये तो घुस गई, ये तो बेकार है गई, और तरह की मार रही, देखो आलू टमाटर में पहले स्वाद न रहे। ये कहने का मतलब उसमें क्या हो गई, विकृत गंधिता हो गई। यानी सामान्यतः प्रत्येक पदार्थ की एक सीमा होती है कि वो जब तक ठीक रह सकता है, जब तक हम उसको खा सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद वो विकृत होना चालू हो जाता है, विकृत में खराब होना चालू हो जाता है, ठीक है। जो खराब होना चालू हो जाता है वही उसी को विकृत गंधिता कहती हैं। अब ये होता क्यों है, ठीक है, होता क्यों है? अगर मैं ना हो मेरे भैया तो महीना की एक दिन में ही आलू टमाटर सूखे आलू सेक के रख दें मम्मी बना के, और निबट गए 1 महीना तक। उन पदार्थों में उपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है? उन पदार्थों में उपचयन हो जाता है, यानी ऑक्सीजन उनमें प्रवेश कर जाती है। जब ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है तो उसका स्वाद जो उसमें से निकलने लगता है वो बेकार होने लगती है। इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ भी मिला सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ों में मिला लेते हैं कि इससे जो खराब ना होगी। जैसे एग्जाम्पल दूँ, प्रतिऑक्सीकारक का सिरका यानी विनेगर, ठीक, बहुत सारी चीज़ों में हमारे रसोई में यूज़ में आता है सिरका। इससे डालने से ही खराब ना होता। कहा जाता है कि सिरका लंबे समय तक खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ है, ठीक। हम खाते पीते भी हैं, भाई चाउमीन बनती है उसमें भी डाली जाती है, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो चाउमीन में भी उसका यूज़ करते हैं। और खट्टा होता है थोड़ा वो, अचार में भी, अचार का सीज़न आएगा तो बहुत से अचारों में भी डाला जाता है, ताकि भाई अचार में तो तेल होता है, और मैंने अभी क्या बोला कि तेल वाली चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो क्यों डाला जाता है? सिर्फ इसी वजह से डाला जाता है ताकि उसमें विकृत गंधिता ना हो। भाई हमारी मम्मी नानी की साइंस जो है वो बड़े पुराने ज़माने की है ना, उसको अब हमें अब पता चल रहा है इसमें ये होता है, इस कारण होता है, और वो पहले से करती हुई आ रही है, ठीक है, बहुत लंबे समय से। हमारी साइंस बहुत आगे भारत की। और क्या कर सकते हैं भाई, और डिब्बे में रख सकते हैं जिसमें से हवा पास नहीं जाए। इन पदार्थों को आप उन डिब्बों में रख सकते हैं जिनमें से हवा पास नहीं जाए, सही है। जैसे मैंने नमकीन बनाई होली पे, तो नमकीन बनाने के बाद आप उसमें इसमें रखेंगे, बिस्किट लाए,
खोल लिए, मेहमान आए, उन्होंने तो 2 चम्मच खाए और अगली तो क्या करते हैं मम्मी टाइट करके रखती हैं डिब्बे में, ताकि उनमें सीलन ना हो, उनमें ऑक्सीकरण ना हो, यानी उपचयन नहीं हो, ऑक्सीजन अंदर प्रवाहित नहीं करे, वो सीले ना, सही है, उनका टेस्ट बेकार ना हो, ठीक। इसलिए हम उसको क्या करते किस में रखते हैं, कस के रखते हैं डिब्बे में। और हम फ्रिज का भी उपयोग कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह का, यानी शीतलक का, जिसमें ठंडे शीतल रखी रहे और गैस अंदर नहीं जा पाए, ठीक, और वो ताज़ी की ताज़ी बनी रहे। तो ये था विकृत गंधिता। उम्मीद करते हैं आज के दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम पता चले कि कितने बच्चे देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। थैंक यू।